देश की राजधानी यानी देश की सत्ता का केंद्र। लेकिन देश की सत्ता का केंद्र आजकल अपनी सत्ता को साधने में लगा हुआ है। यानी दिल्ली की सरकार लगभग 10 दिन हो गए चुनाव नतीजे के आए हुए, बन नहीं रही है या बनाई नहीं जा रही है, जानबूझकर देर किया जा रहा है या देर कई सारी वजहों से हो रहा है। ये तमाम चीजें इस समय कयासों के दौर में का हिस्सा हैं, उस पर चर्चा चल रही है। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो गया बीजेपी को। बीजेपी जो कि माना जाता है कि एक सेंट्रल कमांड से पूरी पार्टी चलती है, वहां पर जो ऊपर से फैसला हो जाए उसको पलटने की ताकत आज तो किसी में है नहीं। फिर ऐसा क्या है कि ऊपर से दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फिलहाल तय नहीं हो पा रहा है? कहां फंसा है पेच? क्या सिर्फ बीजेपी इस पूरे खेल के लिए जिम्मेदार है, या फिर जो एक कहा जाता है कि बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसके साथ संघ परिवार भी जोड़ता है? क्या इसमें पूरा संघ परिवार का भी खेल है? क्या कहीं ना कहीं वो जो चाबी है, सत्ता की चाबी, वो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में बंद पड़ी है, वहां से कुछ इशारों का इंतजार है? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में गए थे विदेश यात्रा पर, वहां से लौट करके आए, अभी क्या वहां पर पूरी तरीके से बातचीत नहीं हुई है कि किसको सत्ता की कमान सौंपी जाए? इन तमाम बातों पर जो कयास लग रहे हैं उसके कुछ उत्तर हम तलाशने की कोशिश करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान। और जिन के पास इन उत्तरों की कुंजी है वह है हमारे खास मेहमान, हमारे खास गेस्ट, जो कि विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं और दशकों का अनुभव है उन सब के पास अलग अलग। तो हमारे साथ दाहिने तरफ बैठे हैं डॉक्टर रामेश्वर दयाल। डॉक्टर रामेश्वर दयाल, आप सब वाकिफ हैं, लंबी पत्रकारिता का लंबा अनुभव, साथ ही साथ कई सारे मामलों के विशेषज्ञ, उनकी जितनी हम तारीफ करें वो कम है। साथ ही साथ विनोद दबास, जो कि अमर उजाला में पत्रकार हैं, साथ ही वो लगातार बीजेपी और उसकी अंदरूनी राजनीति पर भी नजर रखते हैं। संजय कुमार झा जी, जो कि लगातार हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता में लिखते रहे हैं, उनकी पहुंच भी बहुत सत्ता के गलियारों में अंदर तक है, तो उनकी भी बात हम लेंगे। संजय काव साहब, जो कि हमारे विशेष पैनलिस्ट, अंग्रेजी अखबारों में एक जाने पहचाने नाम और लगातार अपनी लेखनी का लोहा मनवाते रहे हैं। और सुमन जो है वो है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यानी वो अरुणायक के दोहरे और जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो अपनी वाणी की जो तीर है, जो निशाना है, उसके वो सटीक लगाते हैं, तो उसके लिए उनकी खास पहचान है। तो चलिए आज सुमन आपसे ही हम शुरुआत कर देते हैं और ये कहिए कि आपने पिछली बार कहा था कि मोदी जी आएंगे, 1 घंटे में तय हो जाएगा। मोदी जी आ गए शनिवार को, आज सोमवार हो गया, अभी कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, ये चल रहा है। आप कहीं ना कहीं इस बार अपनी सटीक भविष्यवाणी में फेल हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ? इस पर आपकी जवाबदेही आज क्यों तय नहीं की जाए? अच्छा कुणाल जी, मैं अभी आपने जो बिहारी जी का दोहा बोला, मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा और उसको एलेबोरेट कर देता हूँ। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। रीतिकालीन कवि थे 4, बिहारी थे, घनानंद थे, जायसी 2 और लोग थे, तो उनमें से ही बिहारी भी थे रीतिकालीन कवि, जिन्होंने सत सैया एक ग्रंथ लिखा था, काव्य ग्रंथ लिखा था, रीतिकाल श्रृंगार के ऊपर था। तो उनके जो दोहे ये माने जाते थे कि बहुत छोटे होते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं, मतलब उनके अर्थ बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो हमारे सुमन जी, उनके अर्थ तो आप जानते ही हैं, वो बोलते इधर है और निशाना कहीं और लगता है। तो लगता है कि आज तो वो कटघरे में है, आज कटघरे में है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी आएंगे शनिवार को, आप इंतजार कीजिए, आप नाहक परेशान हो रहे हैं, वो आएंगे, 2 घंटे में मीटिंग करेंगे और अगले दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा। आए हुए 3 दिन हो गए, अभी ना तो मीटिंग हुई है ना ही शपथ ग्रहण हुआ है। ऐसा कहां फंसा है मामला? आज आप अपनी जवाबदेही दें कि क्यों आपकी जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हुई। मित्रों, हम क्षमा चाहते हैं, हमने बात कही थी और वाकई में ऐसा ही कुछ था, लेकिन लगातार 3-4 दिनों से कुछ घटनाएं ऐसे घटी जिसकी वजह से ये टलता चला गया है। और मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूं कि वहां जो नाम फाइनल होने हैं
वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए अभी अब कुणाल भाई कुछ देर पहले जो है वो उन्होंने ट्वीट कर ही बताया कि भाई एक बैठक जो है आज ही शुरू होगी और कल भी एक बैठक होगी, और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ आपको पता है कि रामलीला मैदान में 19 तारीख को सीधे सीधे शपथ होना है। इसमें हम बहुत अच्छी तरह से 19 तारीख की सर अभी जो हमारे पास, और मैं एक और ब्रेकिंग आप बता दूं, मैं अभी सचिवालय से ही आ रहा हूं तो सचिवालय से इसलिए आ रहा हूं कि सैटरडे को ही एक शनिवार को एक बैठक हुई थी जिसमें ऑफिसर्स को लगा दिया गया था कि 18 तारीख को हम कर देंगे, शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन कल की जो घटना दिल्ली वाली रही और दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो घटना घटी उसकी वजह से पीएमओ ने थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए कहा, और उसके बाद डायरेक्शन उनको दिया गया कि आप लोग अपनी तैयारी में रखिए। और मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है कि रामलीला मैदान में ही अभी एक सीनियर ऑफिसर की जो टीम है वो भी आके, क्योंकि मुझे किसी ऑफिसर से मिलना था, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वहीं हूँ और मैं इस मौके का मुआयना करने आया हूँ, और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही फॉर्मेलिटी जो है पूरी करनी, पासेज, वीआईपी और सब, तो अब वो बैठक होने वाली है। तो मैं अपनी बातों पर देखिए बिल्कुल कि जितने नाम लिए गए, जितने कयास लगाए गए, वो सारे कयास क्या है, कहाँ है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब जो एक दूसरी कहानी है, अगर कुणाल परमिट करे तो मैं बताऊं। नहीं, परमिट आपको बाद में किया जाएगा। आज आपको पेनल्टी लगाने की तैयारी है। तो भाई आज आपकी खबर गलत हुई है, इसीलिए आज जो है हम काऊ साहब को पहले मौका देंगे। काऊ साहब, ये जो आप तो बहुत बारीकी से देखते हैं, दिल्ली सरकार भी आपने कवर किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कवर की हैं। ये जो बीच में 10 साल का जो रहा अरविंद केजरीवाल का, वो एक अलग टेम्पलेट था पॉलिटिक्स का। ये ट्रेडिशनल टेम्पलेट है, इसमें जल्दबाजी नहीं होती। क्या ये आप क्या इसी तरफ आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है? न्यू नॉर्मल नहीं है, मतलब ये पहले से ऐसे ही कवायद रही है कि इतने दिन तो लगेंगे ही लगेंगे आपको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना है तो। देखिए, पहले जब खुराना जी लड़े के नेतृत्व में लड़े तो पता था खुराना जी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शीला जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़े, पता था शीला जी ही मुख्यमंत्री है। आज की डेट में जो चुनाव हुआ है ये मोदी जी के नाम पे हुआ है, मोदी जी वर्सेस केजरीवाल हुआ है। तो अब मोदी जी किसको अपना आशीर्वाद देते हैं वही दिल्ली का चेहरा बनेगा। अब इसमें एक ड्रॉबैक भी है सब, जो बहुत बड़ा है। लोगों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारी जो दिल्ली सरकार, जो हमने जो वोट डाला है, वो कहीं से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है। उनको फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी बने उनको फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। मार्गदर्शक ठीक है, मार्गदर्शन आप करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ को लेके आप फाइल को लेके यहाँ से आप सीधा पीएमओ से अप्रूवल लेंगे फिर वापस आएंगे, वो मेरे को लगता है दैट वोंट गो वेल विद द पीपल ऑफ दिल्ली, जिन्होंने कि अपने दिल से वोट डाला है। उन्होंने कैंडिडेट्स को डाला है, पार्टी को डाला है, मोदी जी को के लिए भी डाला है बहुत से लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन अब बारी ऐसी आ गई है कि उनको एक चेहरा चाहिए, और ये इसमें ज़्यादातर इसमें सस्पेंस सेंसेक्स की तरह उछाल कूद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बता देना चाहिए भाई ये आपके मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री 6 मंत्री होंगे। और ज़्यादातर जो मैंने सुना है अभी जो विचार चल रहा है, जो फाइनल स्टेजेस में है, वो ये है कि जो यूथ एमएलएज हैं दिल्ली के, उनका ओनली 25 to 40 के जो उसमें रेश में ये एज ब्रैकेट में है, वो मात्र 13% है। दैट मीन्स 10% फॉल हुआ है। और क्योंकि महिलाएं जो हैं सिर्फ मात्र 5-6 पे बनी हैं, उसमें 4 बीजेपी की हैं, लेकिन महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है 1993 से भी पहली बार, 1993 से अब तक पहली बार महिलाओं का जो वोट शेयर था वो ज़्यादा था आदमियों से, 0.5%। और क्योंकि महिलाओं के, इसका मतलब महिलाएं लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट की। और दूसरा बार ओखला में देखिए, ओखला में 5 to 6% महिलाएं ज़्यादा आदमियों से वोट किया। बनस्बत की बली मारान में जो है उनका सबसे लोवेस्ट वोट शेयर गया, जहाँ की हाईएस्ट मार्जिन से शोएब इकबाल के बेटे अली इकबाल ने जीता। वो तो मटिया महल था। मुझे लग रहा है महिला को, क्योंकि महिलाएं सिर्फ 4 ही, बीजेपी 5 ही हैं, 4-5 टोटल महिलाएं हैं, बहुत कम रेशो है महिलाओं का। महिलाओं के नाम पे ये इलेक्शन लड़ेगा। और यूथ का पार्टिसिपेट, क्योंकि यूथ हम लोग बहुत करते हैं, यूथ को भी एक्सपीरियंस देने के लिए, और मिक्स ऑफ अदर्स जो एक्सपीरियंस होले उनके, हो सकता है ये फाइनल 1-2 चीज़ें रहती हों, पर जो भी हो ये जैसे सुमन जी ने बताया, सब ने बताया, ये पहले से ही तय होता है। अब ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, विधायक दल की बैठक और ऑब्जर्वर्स होंगे, अपॉइंट होंगे, वो किसका नाम देंगे, ये आप एक मात्र जो है ये फॉर्मेलिटी है। ये वैसा दौर नहीं है जबकि शीला दीक्षित जी वहाँ भी मंत्री
का जो है अप्रूवल लिया जाता था, हाईकमांड जिसे बोलते हैं, पार्टी लीडरशिप से। इवन खुराना जी के टाइम में भी जो है 4-5 लोग ही करते थे, लेकिन पंजाबी लॉबी बहुत स्ट्रांग थी वो, लेकिन डिसाइड करते थे और उसी पे मोहर लग जाती थी। लेकिन आज की डेट में जो भी होगा सेंट्रल लीडरशिप ही तय करेगी और यहाँ बताया जाएगा, और वैसे ही उसी के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि सेंट्रल लीडरशिप पे सबकी नजर है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप आखिरकार कर क्या रही है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों सेंट्रल लीडरशिप को इतना टाइम लग रहा है, जबकि दिल्ली से ही पूरी देश की राजनीति चलती है और दिल्ली में ही तमाम नेता हैं, तमाम विधायक हैं, वो भी बैठे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लगातार अपने कमेंट भेजते रहें। सवाल है हमारे दर्शकों का, अगर हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, तो वो भी आप सीधा भेज सकते हैं। मेरे पास वो सवाल सीधे आ रहे हैं। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। करें कि सिखा रहा है को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाओ, रामकरण सैनी कर रहे हैं, दलित सीएम होगा। इसके अलावा जो कई सारे लोग हैं, बिहार जस्टिस पार्टी कर रहे हैं, फर्स्ट सीएम यादव, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और आपकी भी क्या राय है और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं वो भी पूछे। लेकिन रामेश्वर जी, यहां पर आपको हम इसलिए शामिल करना चाहेंगे कि कई सारे गुट हैं बीजेपी के अंदर। जब गुटबाजी है तो हम लोगों ने कई दशकों से यह कवर किया है कि कई सारे गुट हैं। कहीं पर पंजाबी डोमिनेट करता है, कहीं बनिया डोमिनेट करता है, अब तो पूर्वांचली गुट भी आ गया है। तो ये जो गुटबाजी है बीजेपी में, उसने बीजेपी का नुकसान बहुत किया। 1998 के बाद सरकार बनने नहीं दी। इस बार वो गुटबाजी खत्म हुई है, एक बार एक तरीके से ये कहा गया है। लेकिन क्या वाकई गुटबाजी सरकार बनने के बाद भी खत्म रहेगी, या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं गुटबाजी परेशानी का सबब बन रही है इस समय सेंट्रल लीडरशिप? देखिए, भारतीय राजनीति के अंदर गुटबाजी होना बहुत सामान्य सी बात है, और अभी लगभग 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में मुख्यमंत्री का और कैबिनेट का ना बनना कई प्रकार की संभावनाओं और आशंकाओं को जन्म दे रहा है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं, जब खुराना जी 1993 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनको भी मुख्यमंत्री बनने में 5-6 दिन लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने कैबिनेट के लिए उनको अपने कैबिनेट में हीरे खोजने के लिए उनको बहुत टाइम लगा था। उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी, जब खुराना जी को हटने के बाद जब साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी 1 हफ्ता से ज़्यादा का टाइम लगा था, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी की पंजाबी और वैश्य लॉबी उनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वहाँ भी टाइम लगा। और आपको ये भी बता दूं कि सुषमा स्वराज जी भी जब बनी थी उसमें भी टाइम लगा था, क्योंकि सुषमा जी खुद नहीं चाहती थी कि वो दिल्ली की सीएम बने, तो टाइम तो वहाँ भी लगा था। लेकिन ये था कि वहाँ पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, समस्या थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी बात भी सुनेंगे हम, आपकी बात भी सुनेंगे मुझे तो यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। आपके 48 लोग जीते हुए हैं, हाँ, सब कुछ पता है। छोटी सी दिल्ली है। और लेकिन क्या है कि ये गुटबाजी वाला मामला जो उन्हें लगता है कि अब शायद है, वैश्य लॉबी, पंजाबी लॉबी और पूर्वांचल वाला जो मामला, वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत मजबूत है। इसको लेकर ही हालत ये हो रही है कि हम जो लोग जिनके नाम चल रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, मैंने उनसे पूछा, एक विधायक से पूछा जो प्रोमिनेंट है कि ये भी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है। वो कह रहा है कि रामेश्वर जी मुझे ही नहीं पता, मैं तो पहले विधायक पद की शपथ तो ले लूँ, मुख्यमंत्री वो तो बात की बात है। तो मुझे लगता है कि कुछ गुटबाजी का भी मामला चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, दिल्ली के लिए देखिए एक पॉजिटिव बात यह कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी ने काम करना शुरू कर दिया है। ये एक दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात हुई है कि भाई यमुना की सफाई को लेकर बातचीत चलने लगी है, यमुना की सफाई दिखने लगी है। लेकिन इस गुटबाजी से अगर इन्होंने पार नहीं पाया तो इस बात की भी पूरी संभावना ये गुटबाजी कैबिनेट बनने के बाद, सीएम बनने के बाद भी होती रहेगी। और मैं एक बात और बता दूं, अभी आपने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो इस मामले में क्या भूमिका निभा रहा है, तो मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है कि वो बहुत मजबूती से उसकी दखलंदाजी है, और वो चाहता है कि दिल्ली के अंदर इस बार ऐसी सरकार बने जो वाकई में 15 साल तक दिल्ली पे राज कर सके। ये बात भी हम, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले विनोद डबास जी को हम जोड़ते हैं। 2 बातें निकल करके आ रही हैं रामेश्वर जी की बातों से। पहला कि गुटबाजी तो है, दूसरा कि आरएसएस की भूमिका क्या होगी सरकार बनाने में, और तीसरा क्या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी होगी, क्या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी भूमिका कम होगी, ब्यूरोक्रेसी उस पर हावी हो जाएगा। ये 3 मुख्य बिंदु हैं, उसको निकल करके आ रहे हैं। लेकिन विनोद डबास, यहां पर यह बताइए कि बीजेपी के नेताओं से आपकी भी लगातार बातचीत हो रही है, आप भी बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है, वहां सरगर्मी क्या है, वहां क्या बातचीत होती है, नेताओं के बीच में क्या बातचीत चल रही है? अभी सबसे पहले तो कुणाल जी में आपको जानकारी दे दूं और बधाई भी दूं। हाँ, आपने पिछले दिनों जो है अपने शो में ही बोला था कि
भाजपा कई राज्यों में जो उसकी सरकार है और कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ। और तो मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ इंटरनल, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अच्छा, ये तो बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी। हाँ। और ये एकदम आपके पास पुख्ता सबूत है, हाँ, बिल्कुल, पुख्ता आपकी जानकारी है। बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ मैं। जी, जी। तो जो है, और दबाजी नाम भी बता दीजिए। नहीं, नाम तो मैं नहीं बता, मेरे को नहीं बता गया। अच्छा। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है। अभी तक न्यूज ब्रेक करने की जिम्मेदारी सुमन पे होती थी। आज डबास जी ने वो मोर्चा संभाल लिया है। सुमन आज फेल है। हाँ, डबास और जी। दूसरा ये जी। है, और ये भी मेरे को जानकारी मिली है, हाँ। जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उसको बता दिया गया है। अच्छा, ये भी मैं आपको जानकारी दूं। जी। तो ये अंदर की बात ये, अभी रामेश्वर जी कल 4 नेताओं की बैठक हुई थी जो दिल्ली के एकमात्र कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली से सांसद चुन करके आए हैं उनके यहाँ। वो कौन 4 नेता थे जो गए थे मिलने के लिए? देखो, पार्टी आला कमान जो है ना, हाँ। सबको साध रही है, सबको बुला रही है। अभी मैं उसी बात कर रहा था। जी। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जो है गुटबाजी, बीजेपी में कोई गुटबाजी अब नहीं है। जब से मोदी जी का शासन आया उसके बाद गुटबाजी कोई नहीं दिख रही, कहीं दिल्ली में भी खत्म हो गई। तोड़ दिया गया भाई। और लेकिन मामला क्या है, गुट को चिथरे चिथरे कर दिए गए। याद करो भाई, गोयल साहब के गुट सबसे ज्यादा दबंगई। गोयल साहब आज कहीं लटके पड़े हैं। विजेंद्र गुप्ता वो भी किसी गुट में थे, उनको भी साइड कर दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन एक अलग व्यवस्था में रहे, वो आज वो भी साइड है। तो बीजेपी के जितने गुटबाज वाले थे, एक सबसे बड़ा गुट जो अभी भी एक्टिव है वो है जेटली साहब के गुट। उनको भी तोड़ा गया। उनको कह दिया गया कि आप नई रणनीति के हिसाब से आओ, नहीं तो आप डस्टबिन डाल दिए जाओ। जी, तो बताइए। हाँ, तो ये कंटिन्यू रखिए। अब कोई गुटबाजी नहीं है। हर्ष मल्होत्रा के यहाँ कल जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन नेता थे बताइए तो। बताऊं, पहले मैं जी। डॉक्टर साहब वाली बात। जी। दरअसल ये सभी वर्गों को, समुदायों को, क्षेत्र वालों को, सबको साध रहे हैं और सबको हिस्सेदारी देने पे ये सब इन्होंने तय कर दिया, विचार किया था कई दिन तक और सब कुछ ये किया। अच्छा, कल हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ जो है पार्टी के 4-5 नेता जो गए थे, वो भी ऊपर से कोई संदेश आया था कि हम जो है ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे। उसमें तो रेखा गुप्ता भी शामिल थी। हाँ, रेखा गुप्ता भी थी। जो भी ये थे उनको बताने के लिए बुलाया गया था कि किसको क्या जिम्मेदारी। अभय वर्मा भी थे। अभय वर्मा भी थे। हाँ, पूर्वांचल से उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो मैं तो आप नाम लेने में आप मना कर रहे हैं। मैं नाम बता रहा हूँ आपको। हाँ, उनको रेखा गुप्ता को बुलाया गया था, अभय वर्मा थे और 2 लोग बताइए। रेखा गुप्ता का भी नाम है मंत्रिमंडल में। हाँ। और हो सकता है विजेंद्र गुप्ता को और कोई जिम्मेवारी दी जाए, उनको मंत्री ना बनाया जाए, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी, नहीं, और कुछ भी जरूरी नहीं है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार से बाहर भी जो है जिम्मेवारी दी जा सकती है, केंद्र सरकार में दी जा सकती है। अच्छा। और तो नहीं, विधायक से चेंज भी हो सकते हैं सुमन जी, ऐसे। बिल्कुल। और तो ये सब चीजें हैं, अभी इंटरनल ये चीजें हैं कि पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया और धीरे धीरे बताया जा रहा है। जिसको आला कमान ने डायरेक्ट बताना है उसको डायरेक्ट बताया जा रहा है, जिसको नीचे वालों से कहलवाना उनको नीचे। कौन बता रहा है, कौन फोन कर रहा है, कुछ जानकारी है? जानकारी तो जो मेरे को ये तो बताया नहीं गया कि कौन फोन कर रहा है, लेकिन ये है कि हमारे पास ये सूचना आ गई। और हर्ष मल्होत्रा जी जो है संगठन के आदमी है, प्रदेश में महासचिव, महामंत्री रहे हैं काफी टाइम से, और इस चुनाव में भी वो बिल्कुल जमीन पे काम किया था। और तो वो जो एक कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार या पार्टी आला कमान और जो है दिल्ली बीजेपी तो हर्ष मल्होत्रा एक कड़ी है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। आपको याद होगा सरप्राइज कैंडिडेट थे ईस्ट दिल्ली के लिए। ईस्ट दिल्ली के लिए सांसद के तौर पर कोई सोच नहीं रहा था कि हर्ष मल्होत्रा का नाम आएगा। बहुत सारे नाम थे क्योंकि उस समय गौतम गंभीर ने मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम चलवाए कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। एक अचानक सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर हर्ष मल्होत्रा को उतारा गया। हर्ष मल्होत्रा 7 सांसदों में पहली बार जीत करके आते हैं चुनाव। हालांकि बांसुरी स्वराज भी पहली बार जीत करके आई थी और भी कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे कि जो पहली बार जीत करके आए थे, जिसमें कमलजीत सहरावत थी, चंदोलिया साहब हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से जीत करके आए। लेकिन जब मंत्रिमंडल बनाया गया तो मनोज तिवारी को भी साइडलाइन किया गया। मनोज तिवारी जिनको के पास 3 बार एमपी रहने का था और पूर्वांचल जिसके नाम पर हम बहुत सारी चर्चा करते हैं, उनको भी साइडलाइन किया गया और हर्ष मल्होत्रा को कुर्सी दी गई। यहां पर हम संजय कुमार झा जी को जोड़ेंगे। संजय जी, ये जो बात हो रही है पूर्वांचली और तमाम चीजें, ये क्या लगता है कि ये सारी समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे? ये तमाम चीजें जब सरकार बनेगी तो उसमें कोई काउंट नहीं होगा, या आपको अभी भी लगता है कि
इतना आसान नहीं है कि आप सारे समीकरणों को, सारी चीजों को, सारे क्षेत्रीय आंकड़ों को, सारे कास्ट समीकरणों को आप सिरे से खारिज कर दें, नजरअंदाज कर दें। नहीं, मुझे लगता है कि किसी चीज को खारिज नहीं किया जाएगा, सारे समीकरण बिठाए जाएंगे। जैसे महिलाओं का नाम है तो शिखा राय के साथ साथ रेखा गुप्ता फ्रंट रनर हैं। आपने, हमारे कोलीग्स ने भी रेखा गुप्ता की चर्चा की है। अब 2 महिलाएं फ्रंट रनर हैं, स्पेस 1 महिला को मिलेगा। इस दिल्ली के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों तक उसका असर जाएगा। उसी तरह एक महिला फेस भी प्रोमिनेंस में आएगा, तो वो आप जैसा 2 नाम प्रचलन में है, शिखा राय भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं। अब से रेखा गुप्ता फ्रंट रनर दिख रही हैं। एक और चर्चा है कि एक दलित फेस को प्रोमिनेंस दिया जाए, उसके भी असर होंगे। अब प्रोमिनेंस का अर्थ है कि एक दलित फेस को कैबिनेट दिया जाए या उसे एलिवेट करके डिप्टी सीएम ही बनाया जा सकता है, ताकि दलितों में और दिल्ली के आसपास तक उसका असर बना रहे। उसी तरह पूर्वांचल चेहरे पर भी विचार अवश्य होगा। उसकी वजह ये दिख रही है कि अभी 2-3 दिनों में रामलीला मैदान में हमारा ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगली विशाल रैली बिहार में होनी है। बिहार का चुनाव मात्र 5-6 महीने बच रहा है। जुलाई उसका नॉर्मल टाइम है, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व ये चाहेगा कि जीत के मोमेंटम को बनाएं। ये जो जीत का मोमेंटम है, जो हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली में जीत है, अब ये अक्टूबर जो है कहीं से भी वो उसे खींच के जून जुलाई भी लाया सकता है। अब इसे अक्टूबर ना करके अब जीत के मोमेंटम पे नजर है कि बिहार तक जीत को ले जाया जाए। तो जैसे ही बिहार के 16 करोड़ पॉपुलेशन को प्रभावित करना है और दिल्ली में पूर्वांचल एक बड़ा समुदाय बन गया है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को भी एकोमोडेट किया जाएगा। उसी तरह एक बेहतरीन सिख चेहरा चाहिए जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है, ताकि दिल्ली से ही पंजाब तलक उसका असर जाए। तो इसी कसमकस में ये देरी है, और मुझे लगता है कि एक एक मुद्दे को, चाहे एक बेहतर सरदार फेस हो, चाहे एक बढ़िया महिला फेस हो, एक बढ़िया पूर्वांचल फेस हो, हर समीकरण को बिठाने के लिए ही ये देरी हो रही है। बिल्कुल, ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इसमें अलग अलग गुटों को तरजीह दी जाएगी या गुटबाजी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। आज जो मेरी बात हो रही थी, एक बहुत सीनियर बीजेपी नेता से बात हो रही थी, उनका एक बात उनकी तरफ से साफ तौर पर कही गई। ये कही गई कि ठीक है, मुख्यमंत्री के नाम पर तो ऊपर से जो नाम आएगा उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब जो लड़ाई है वो 6 मंत्रियों की लड़ाई है। 6 मंत्रियों के लिए लगभग 20 ऐसे लोग हैं, 20 ऐसे विधायक हैं जिनके पास बहुत लंबा तजुर्बा है। उनके पास एमसीडी का तजुर्बा है, उनके पास संगठन का तजुर्बा है, उनको अलग अलग जो कहा जा रहा है कि अलग अलग जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी साधते हैं, साथ ही साथ जातीय समीकरण भी साधते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लें, मनजिंदर सिंह सिरसा और अरविंदर सिंह लवली का नाम लिया गया। दोनों अलग अलग पार्टियों से आए, एक अकाली दल छोड़ करके आए। मनजिंदर सिंह सिरसा की पंजाब तक पहुंच है, वहां की राजनीति में दखल रखते हैं। दिल्ली की राजनीति में अरविंदर सिंह लवली बड़ा नाम है, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले शीला सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब इन दोनों में चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। इसी तरीके से जो बाकी भी हैं, जैसे कि पंजाबी चेहरे के तौर पर किसको लाया जाएगा, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर महिला चेहरे पे अगर रेखा गुप्ता को मान लीजिए, जैसा विनोद डबास कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना भी दिया जाए, तो रेखा गुप्ता को अगर मंत्री बनाया दिया जाता है तो क्या बाकी फिर किसी वैश्य कम्युनिटी के किसी और को मंत्री बनाया जाएगा? और नहीं बनाया जाएगा तो उसमें भी तमाम नाम है, उनका क्या होगा? तो ये सारी चीजें इसलिए देर हो रही हैं। अभी आज बैठक होने वाली थी विधायक दल की, लेकिन कल शाम जो बीएल संतोष हैं, जो कि संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, केंद्रीय संगठन महामंत्री, वो पहुंचे दिल्ली बीजेपी दफ्तर। वहां पर उन्होंने कहा कि इसको थोड़े और आगे बढ़ाया जाएगा। तैयारियों का जायजा आज भी लिया जा रहा है। आज शाम में एक बैठक होगी बीजेपी के कार्यालय में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, जो केंद्रीय कार्यालय है। वहां पर विनोद तावड़े और तमाम जिन लोगों को उस पूरे शपथ ग्रहण के समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी मीटिंग होनी है। वो वहां पर भी तय होगा। बहुत सारी चीजें अभी डिस्कशन के लेवल पर है। तो ये सिरे से कह देना कि सब कुछ तय हो गया, अगर तय हो जाता
तो फिर देर नहीं होती, आज मीटिंग बुला ली जाती, आज जो विधायक दल की बैठक हो जानी चाहिए थी, जो 3 बजे लगभग कल शाम तक तय माना जा रहा था, उसको टालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सुमन कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा था कि इसमें आप उस तरीके से उसको मत देखिए, क्योंकि भाई इधर कुंभ चला, कुंभ का बहुत महा कवरेज सब कुछ हुआ, अचानक नई दिल्ली वाली घटना घटी और पूरा सेगमेंट जो है, पूरा मीडिया उस पर टूट पड़ा। अभी किसी विशेष व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया वाले हो, आप जानते हो, क्योंकि अभी ये खबर बनाए रखोगे, उधर के जो खबरें हैं कम से कम वो तो डाउन हो, और दिल्ली वाली खबरें भी बनी हुई है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जिस पे हमारी आपकी निगाह गई लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया। जी मित्रों, एक अलग से लिस्ट मांगी गई है एलजी साहब से। संगठन में बार बार कह रहा हूं ना, भाई जो अभी कह रहे थे कि फोन भी आ गया, वहां क्या आता है आपको पता है? मैंने भी लगातार कई सालों तक पीएमओ और कवर करता रहा हूं। जी। मुझे मुझे पता है कि भैया सिर्फ 1 घंटा पहले मैसेज आता है कि आप फला जगह पे आ जाइएगा। मॉर्निंग में हम लोग पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। तो ये जो मुख्यमंत्री और तमाम सारी चीजें, क्षमा कीजिएगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं, तय तो हो ही चुका है, लेकिन किसी का नाम फाइनल हो, किसी को मैसेज दे दिया गया हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और 7 नाम नहीं बल्कि 16 नाम मांगे गए थे एलजी साहब के। तो मतलब क्षमा कीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था कि भाई इतने दिनों में किसकी एक्टिविटी कैसी रही है और किसने क्या क्या किया। ऐसा नहीं कि अभी आप आके जीत गए और आपको फटाफट ये सब चीजें, अभी आपकी रणनीति क्या रही है और किस किस हिस्से में आप लोगों ने काम किया है, वो भी एक लिस्ट मांगी गई है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्यूरोक्रेसी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी पहले से एक्टिव है, तो यहाँ मुख्यमंत्री भी जो बनेंगे वो सिर्फ एक मुखौटा ही होंगे, क्योंकि हमें ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि अभी आप हरियाणा उठा के देख लीजिए, हरियाणा के नायब सिंह जी बन गए मुख्यमंत्री, लेकिन वो अपने मंत्रालय में पीएस तक को चेंज नहीं कर सकते भाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो चेंज नहीं कर पाए, चीफ सेक्रेटरी का डीजी को चेंज करना चाह रहे तो नहीं कर पाए। यहां टक्कर साहब यहीं बैठे हुए ना, यहां के मंत्रालय से वहां प्रदेश चल रहा। तो भाई साहब बीजेपी है, बीजेपी में वही सारी चीजें होती है जो नंबर 1 नंबर 2 तय करे। तो ये मान के बिल्कुल चलिए कि सारे नाम वाम सारी चीजें हो चुकी है। इंफॉर्मेशन जो जहां तक शेयर करने की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नई दिल्ली वाली जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है, और उसी पे हम मीडिया वाले जो है बिल्कुल वाकई में फोकस रहे। पूरा डाइवर्ट वहां से महाकुंभ सम इधर आ गए और बदनामी यहां सरकार की होने लगी। और क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया तक कवरेज जो है वो दिल्ली सरकार की है, और दिल्ली सरकार में क्या क्या कुछ होना है मैं आपको बता दूं आज कि 100 दिन के एजेंडे की बात करते हैं, अधिकारियों को क्या बता दिया कि मैं वो बता देता हूं। 100 दिन के एजेंडे में बीजेपी के जो एजेंडे हैं जिसे अभी इंप्लीमेंट होना है, उसके लिए कंसर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट तैयार करते हुए आज ही सबमिट करने के लिए कहा गया है। वो 1-2 घंटे 3 घंटे या शाम तक वो पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, और उसको कैसे, उस कार्यवाही को कैसे आगे बढ़ाए, ये भी सारी चीजें कहा गया कि भाई ये चीजें फोकस करके मुझे अगले 15 दिनों में, तो मुख्यमंत्री तो वही सिर्फ वो, लेकिन ये कौन दे रहा है? यही तो बड़ी बात है कि अभी मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ, अभी मंत्री तय नहीं हुए, अभी से अगर काम चालू हो गया है तो फिर कई लोग यही पूछते हैं ना। आज भी आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 48 विधायक की पार्टी बनी बीजेपी, लेकिन बीजेपी में एक भी योग्य चेहरा नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के पद को उसको सुशोभित किया जाए, और इसीलिए 10 दिन का वक्त बीत चुका है, मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है पार्टी। और सिर्फ जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए 48 विधायक हैं, उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई नीति नहीं है। तो ये जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है वो तो जाहिर है ना कि 10 दिन में फैसला नहीं हो पाया। भाई हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई उनकी पार्टी में क्या रहा है, और उनके मतलब मुख्यमंत्री वो खुद सही से काम नहीं कर पाती थी, ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि वहाँ क्या मंत्रियों को वहाँ क्या हैसियत थी, क्या औकात था। ये बहुत, मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मेरे भावना को समझिएगा। तो ये कहना अपनी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो 10 साल में वो लोग नहीं कर पाए, जो एक चीफ सेक्रेटरी की जो बैठक हुई है उसमें अधिकारियों को मैं कहें तो जिक्र मैं कर दूं। हाँ बिल्कुल है ना, ये पहली बैठक में जिसमें हम सारी बातें रखते हैं। हाँ। जो ऑफ द रिकॉर्ड हो, ऑन द रिकॉर्ड हो, उसको ऑन कर देते हैं, ऑफ रिकॉर्ड को ऑन रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए तो मैंने नवाज साहब से पूछा कि कहाँ बैठक हुई और कौन कौन शामिल थे, उसको बताइए नाम सीधा। तो मैं इसलिए बदनाम हूं और मैं बहुत सारी बातें कह देता हूं। मित्रों जी, मैं आपको सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि
पहली जो चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई उसमें तमाम सारे ऑफिसर्स आ गए थे और सभी को बिठा के एक ही लहजे में कह दिया गया कि अपने सबसे पहले अपने चश्मे को बदल लीजिए, उसका कलर भी चेंज कीजिए, पावर की जरूरत है तो पावर भी ले लीजिए, और आपका जो 10 साल, अगर आप 10 साल, क्योंकि दास कैडर वाले जो हैं वो 10 साल 15 साल से हैं जी। बोले, अगर पहले का एजेंडा में अगर वो उसमें फोकस में जी रहे हैं तो आप या तो अपने डिपार्टमेंट को चेंज कर लीजिए या यहां से जाने की तैयारी कीजिए। हमें इस वक्त जो हमें सरकार से एजेंडा मिला, मतलब पीएमओ से, सरकार मतलब ये मत समझिए कि ये सब तय करेंगे, एमएचए और पीएमओ, मैं साफ साफ कहता हूं आपको, ये दो ऐसे सेगमेंट हैं, दो ऐसे जिनकी नजर पड़ी हुई है, और वहां से जो मैसेज मिलेगा, क्योंकि यमुना आप देख ही रहे, ये यमुना संवाद की बात हुई, उस दिन सिर्फ 3.5 घंटे की बैठक हुई और अभी सफाई शुरू हो गई है। एमसीडी की लीजिए, एमसीडी के सारे ऑफिसर को लगा दिया गया कि आप सड़कों की सफाई जाके करिए, हमें आपको इससे बैठक से मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं साफ साफ आपको कह सकता हूं कि ये बिल्कुल एजेंडा क्लियर हो चुका है, ऑफिसर को बता दिया गया, बोले कलर भी चेंज कर लीजिए, चश्मा का पावर भी चेंज कर लीजिए और अपनी शक्ल भी चेंज कर लीजिए। शक्ल इसलिए चेंज कर लीजिए कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें होंगी कि ऐसे होगा तो ये होगा, ऐसे हो ये होगा, वो ऐसे वैसे वाली बातें मत कीजिए। अब जो सरकार का एजेंडा है, ऊपर से जो मैसेज आता है उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। पहले आप क्या करते थे कि एलजी साहब ने ये कहा, एलजी ऑफिस से ये रहा, इनका ये रहा, तो आप छोड़ के भाग जाते थे। अब भागेंगे नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, ये बताइए कौसा कि ये जो पूरा मामला है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत हो जाएगी, क्या ये एक तरीके से दिल्ली जैसे शहर में, शहर स्टेट, हम सिटी स्टेट कहते हैं, ये कोई फुल फ्लेजेड स्टेट तो है नहीं, ये सिटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या ये एक तरीके का, अलग तरीके का एक प्रयोग है या इस तरीके की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी इतने सालों के बाद शासन में आई है, इस तरीके का प्रयोग क्या फिर से जो लोकल लीडरशिप है उसको कमजोर करेगी? किस तरीके का आपको क्या दिखता है आगे आने वाले समय में? सब मैं तो पहले खुद कंफ्यूज हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सर क्या कंफ्यूज है? मैं एक वोटर हूँ, हाँ, मैं वोट डालता हूँ। हाँ, मैं किसको डाल रहा हूँ, किसी के चेहरे पे डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे को कल जो दिख रहा है उस कुर्सी पे कोई और दिख रहा है। पहली बात तो एक वोटर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सर। वोट की कीमत अब सब समझ गए हैं, केजरीवाल भी समझ गए हैं। किसी भी वोटर, एक एक वोट से एक आदमी हार जाता है। सड़क ऊपर भी यही वोटर आपको ताज पहनाता है और नीचे सड़क पे भी बिठा देता है। ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, उनका काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव का जिसे काम कहते हो, और पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकल क्लास है उसका अपना काम है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से सीएम को डायरेक्शंस देंगे, मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादती होगी। वो सीएम के लिए भी ज्यादती होगी और दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ज्यादा होगी। एक चीज जरूर है, जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं वो अगर आप पूरे करने के लिए, एलजी साहब जैसे सब लोग कहते हैं आजकल, जब एलजी साहब प्लेड हैज बीन अ वेरी प्रोएक्टिव एलजी, और कहते हैं कि अगर मैन ऑफ द मैच इस इलेक्शन का है कि वो वीके सक्सेना सर है, और उनको कहते हैं रिवॉर्ड भी मिलेगा, हो सकता है वो पंजाब के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर बन सकते हैं या वेस्ट बंगाल के गवर्नर बन सकते हैं। एलजी साहब हैज बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व और ही हैज रेज्ड वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब कुछ अच्छे वो उठाए हैं। लेकिन अगर अभी तो एलजी साहब चलो मान लेते हैं क्योंकि आतिशी जी आउटगोइंग सीएम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसको इलेक्शन अगला लड़ना है उसको ये याद रखना चाहिए। उस समय लोग एलजी साहब को याद नहीं करेंगे, जो सामने जो जिसको उन्होंने वोट डाला है उसी को डिसाइड करेंगे उसको रखना है कि नहीं रखना है। एक बार मोदी जी जिता सकते हैं, 2 बार जिता सकते हैं, तीसरी बार नहीं जिता सकते। ये केजरीवाल जी के साथ भी हो गया। अहम जो है घमंड जो है आपको ज़मीन पे बिठा देता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी को अपने काम करने दीजिए और जो पॉलिटिकल क्लास है जिनको मैंडेट मिला है उनको अपना काम करने दीजिए। पॉलिटिकल जो आपने जो वादे किए हैं 2,500 रुपये वो दीजिए, गैस सिलेंडर 500 रुपये वो दीजिए, यमुना जी को रिवर बेड जो आप कर रहे हो, सब लोग आपको तारीफ कर रहे हैं। अब वैसे ही आप जो है एयर पोल्यूशन पे काम कीजिए, जो क्योंकि मैंने फिर से पहले दिन बोला अगर फेफड़े खराब होंगे वो केजरीवाल जी के भी होंगे, जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके भी होंगे, हमारे भी होंगे, मोदी जी के भी होंगे। फेफड़े मतलब इसमें कोई हवा जो है वो सबके लिए एक है, तो वो कौन पी रहा है, वो आपका बच्चा भी पी रहा है, मेरा बच्चा भी पी रहा है। इसलिए याद रखिए
जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो बहुत खतरनाक, जैसे केजरीवाल जी बोलते थे, वही डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा अगर आप वोटरों का मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, ये बात बहुत 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 वजनदार बात कही है। हम लोग जो कह रहे हैं कि बिल्कुल दिल्ली का अलग चुनाव हुआ, केंद्र का अलग चुनाव हुआ, अगर जो सत्ता है वो सिर्फ केंद्र के हाथों में ही अगर केंद्रित है, अगर वहीं पर सारी फैसले लिए जा रहे हैं, तो ये वाकई क्या दिल्ली की जो सरकार है वो भी तो चुनी हुई सरकार है, उसका क्या एक तरीके से उसको कमतर आंकना नहीं हुआ? क्या हम ये नहीं करेंगे कि जो हमने विधायक चुना उसमें से कोई फैसला नहीं ले सकता है? अगर सारे फैसले जैसा सुमन कह रहे हैं कि पीएमओ और एमएचए से ही लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जो एक अपनी पहचान है उसको कम आंकना नहीं हुआ? कुणाल जी, मैं इस मामले में सहमत नहीं हूं जी कि दिल्ली के विधायकों के साथ उनको कमतर आंका जा रहा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों बोली जा रही है? और दिल्ली जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, ये मान लीजिए। चंडीगढ़ में मान लीजिए, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ये ऐसे शहर है जहाँ पे बिना ब्यूरोक्रेसी के काम नहीं हो सकता। और दिल्ली का जोग्राफिया जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि सरकार आपकी है, प्रशासन हमारा होगा, शासन हमारा होगा। तो सीधी सी बात है, अब तो सरकार भी इनकी है, शासन भी इनका है, नीचे तक सब कुछ इनका है। तो जो परसों आपने जो 2 दिन पहले आपने बोला था ना, बीरबल की खिचड़ी, मेरा मानना यह है कि वो बीरबल की खिचड़ी बन रही है, और खिचड़ी नहीं बन रही, वो खिचड़ी खीर का रूप लेने वाली है। अच्छा, हाँ, वो खिचड़ी खीर का रूप लेने वाली, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे मनरेगा तो लागू किया जाना नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई हाईवे तो बनानी नहीं है, यहाँ तो रेलवे स्टेशनों का विकास नहीं होना है। ये तो छोटी सी दिल्ली है, 3-4 आपने काम करने हैं, 3-4 काम करने वो हो जाएंगे, और उसको करने में कोई समस्या भी नहीं है। आपके पास फंड की कमी नहीं है, रेवेन्यू आपके पास बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, मतलब जो भी अगर सर दिल्ली अभी कंगाल हो चुकी है, इस बात को मानिए। अभी मैं इसलिए एक और बुरा मत मानिए सर, हमसे बहुत आप सीनियर हैं। अभी ट्रांसपोर्ट विभाग को ये कहा कि 1000 बसें हमें चाहिए, आप प्रपोजल तैयार कीजिए। 1000 बसें, अब कितने बसें केजरीवाल लेकर आए हैं? देखिए, मैं वो कह रहा हूँ हवाई देखिए, हमने बहुत दिनों तक देखा है हवाई योजनाएं बहुत बनती है। हमने ये भी देखा था कि नई दिल्ली का जो, अब आपको केंद्र सरकार पर ही मैं आ जाता हूं, 2022 में एक बहुत सुंदर सा एक सपना दिखाया गया था कि 2022 में कि हम इतने दिनों में कर देंगे। परसों हमने देखा है कि नई दिल्ली पर क्या हुआ और कितनी तबाही मची है, ये हमने देखा है। तो हवाई योजनाएं हम केवल, हम यहां पर ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने सब कुछ कर दिया तो उनके पास कोई जादू की छड़ी है, ये नहीं है। जो है उनको भी हकीकत फेस करना पड़ेगा। और दिल्ली में क्या जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो सिरे चढ़ पाई, क्या वो बेहतरीन काम कर पाए, इस पर भी हमें एक सवाल पूछना पड़ेगा। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी सुमन जी ने बोला कि फंड की कमी है। फंड की कमी तो है नहीं, जो डबल इंजन की सरकार है वहां से मिल जाएगा। और बहुत फंड होता है जो केंद्र शासित प्रदेश को अलग से मिलता है। एक राज्य सरकार का फंड अलग होता है और केंद्र शासित प्रदेश को एक अलग से फंड दिया जाता है, उसकी कोई कमी नहीं है। और अगर यमुना साफ करने वाली बात है तो वो तो इंटरनेशनल फंड भी मिल जाता है यमुना को साफ करने के लिए, किसी नदी को साफ करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आने वाली। देखिए, मुझे लगता है समस्या कहाँ पे आएगी, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेके भी 2-3 ये सरकारें सब मिलकर गंभीर हो सकती हैं। सड़कों का निर्माण तो आप जानती हैं कुणाल जी, सड़क बनेगी तो सबको फायदा होता है। जी बिल्कुल, उसमें नेता को भी फायदा होता है, अफसर को भी फायदा होता है, जनता को तो फायदा होता ही होता है। हाँ, यमुना के दिल्ली के अंदर अगर पानी की बात है कि साफ पानी नहीं मिल रहा, कंटामिनेटेड वाटर है, तो वो भी उसको भी एक हद तक कंट्रोल में लाया सकता है। मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार को जो परेशानी होगी वो परेशानी होगी जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी है, जो जीजे कॉलोनी, जो रीसेटलमेंट्स कॉलोनी, उनका विकास कैसे किया जाए। देखिए, आप और हम सब जानते हैं, हम कई साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी भी कॉलोनी को बनाने में, उसको डेवलप करने के अंदर कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक स्कूल के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, एक अग्निशमन केंद्र के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, डिस्पेंसरी के लिए जगह छोड़नी पड़ती है, हॉस्पिटल के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। तो दिल्ली की मैक्सिमम 99.99 कॉलोनी ऐसी है कि जहाँ पे ये चीज़ें है ही नहीं। तो उनका विकास होने में मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट और अवैध निर्माण है कि अगर नाली बनाने की बात होगी तो वहाँ पे दंगा होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दिल्ली सरकार के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वो ये इन कॉलोनी को कैसे सुविधाएं मुहैया। लेकिन हम थोड़ा सा दिशा भ्रम हमारा हो रहा है, हम थोड़ा फिर से टॉपिक पे जाएंगे। देखिए कुणाल जी, इसमें डॉक्टर साहब ने जो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात बोली है अनऑथराइज कॉलोनीज की, इलीगल इरेगुलर कॉलोनीज बोल सकते हैं इनको। इन्होंने कहा कि ओनरशिप राइट्स देंगे उनको। ओनरशिप राइट्स का मतलब, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओनरशिप राइट्स का मतलब है रातों रात उन लोगों की प्रॉपर्टीज अगर 1 लाख की है 10 लाख की हो जाएगी।
दिल्ली में त्राहिमाम हो जाएगा साहब, नंबर 1। नंबर 2, 15 लाख झुग्गी वासी जो है आपके, उनको कहा है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। ये बहुत बड़े वादे हैं सर। अगर इसका 1/10 भी पूरा करे तो मैं कहूंगा कि हैट्स अप टू दिस गवर्नमेंट। लेकिन ये करना शुरू करना, प्रोसेस शुरू, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके। वही बात है। और यही लोग फिर से मुद्दे पे आता हूं कि ये तमाम चीजें तो होंगी, तमाम चीजें टाइम बाउंड होंगी। जब टाइम बाउंड मुख्यमंत्री घोषणा नहीं हो पा रही है तो टाइम बाउंड कैसे और बाकी योजनाएं हो पाएंगी? यहाँ मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहा। जो पहली सीढ़ी है वो तो आप चढ़ नहीं पा रहे। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए हमने वो मशीन चला दी यमुना में, वो मशीन बहुत पहले भी चल चुकी थी, उस पर मैं अभी विनोद डबासी जी से जवाब भी लूंगा। लेकिन ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, आप बाकी सारी चीजें कैसे कर लेंगे इतनी जल्दी? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कुणाल जी। तभी मैंने बोला था कि सरकार का ना बनना कई संभावनाओं और कई शंकाओं को जन्म दे रहा है। आपके पास 10 दिन हो गए, आपके पास फुल फ्लैश और बहुत छोटा सी दिल्ली है। सारी एमएलएस की जानकारी आपको पता है कि कौन किस चीज में एक्सपर्ट है, कौन विशेषज्ञ है और कौन कलाकार है। हर एमएलएस की आपके पास कलाकार की लिस्ट तो हमारे पास भी है। हाँ, तो ना तो कौन कलाकार है। और ये जो ना अच्छा ये सारी बातें आरएसएस के थ्रू पहुंच चुकी है, क्योंकि आरएसएस जो ना पूरे इलाके के अंदर वो बिल्कुल निचले लेवल पे काम करता है और उसने बता दिया कि ये फलाना एमएलए जीता है तो उसकी जो है ना इसकी क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ पहुंच चुका है। और वाकई में दुख की बात तो है। और अब तो रोष भी बढ़ने लगा है कि भाई 10 दिन हो गए और आप सरकार नहीं बनाने जा रहे। तो मुझे लगता है इस मामले में केंद्र सरकार को बहुत जल्द फैसला ले लेना चाहिए। और डबास जी ने बोला कि सारे नाम घोषित हो गए हैं। भाई ठीक है, नाम तो हाँ नाम मतलब तय हो गए हैं। और ये बात तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि नाम तो तय हो गए, लेकिन वो ये ना जी वो टोपी में से जब तक कबूतर या खरगोश नहीं निकलेगा तब तक हमें समझ में नहीं आ रहा कि बनेगा कौन। अच्छा ये डबास जी एक बात बताइए, ये जो नाम तय हो गए और नाम तय नहीं हुए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नाम तय हो गए तो फिर घोषणा क्यों नहीं हो रही? घोषणा इसलिए नहीं हुई, कोई मुहूर्त का इंतजार है? नहीं, कोई मुहूर्त फिर क्या हो रहा है? दरअसल क्या है, जैसे चुनाव परिणाम आया तो प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए। हाँ। तो वो तो आ गए, शनिवार को आ गए। तो उनके बाद उन्होंने तय कर दिया था। हाँ। मैंने ये बताया ना जी। जो है तय कर दिया और जो है महिला का नाम तय हो चुका है। महिला मुख्यमंत्री होगी ये आप कह रहे हैं? हाँ चलिए ठीक तो है। आपकी जो बात पे स्टैंप लगी। हाँ चलिए मैं अपनी बात पे स्टाम्प लगा लूं, लेकिन आप बताइए महिला अगर मुख्यमंत्री होगी तो नाम भी तो बता दीजिए। दूसरा जो है दो ही तो ऑप्शन है, शिखा राय या रेखा गुप्ता। नहीं, इसके अलावा तो तीसरा है नहीं नाम। तीसरा क्यों नहीं, पूनम भारद्वाज या पूनम शर्मा जो वो भी बन सकती है, ऐसी क्या बात? ऐसे तो आपकी भी विधायक जो नीलम कृष्ण पहलवान है वो भी बन सकती है, लेकिन जो मुख्य तौर पर जिनमें चर्चा है वो तो रेखा गुप्ता और शिखा राय के नाम पे लेकर के। चौंकाने वाला नाम आएगा। अच्छा चौंकाने वाला नाम आएगा, चलिए ठीक है। चौंकाने वाला नाम कैसे आएगा डबास जी? 2 ही लोग बचे हुए हैं जी। तो दूसरा क्या महिला की जगह कुछ और को बना? फिर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हो गया। हाँ। कल आपको पता है भाजपा ने अपने तमाम कार्यक्रम कैंसिल कर दिए जी। और तो इस कारण जो है आज जो मीटिंग होनी थी वो भी इसलिए आगे बढ़ा दी कि आज होनी थी वो जो है 19 को करेंगे या 20 को करेंगे। 19 को करेंगे, 20 को शपथ ग्रहण, ऐसा खबर आ रही है। कल आ रही थी कि आज मीटिंग करेंगे और कल ही शपथ ग्रहण हो जाएगा। रामलीला मैदान में मैं अभी वहीं से आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ कुछ एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हालांकि एमसीडी की तरफ से अभी कोई है ना जानकारी नहीं दी गई है कि जो बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है। बुकिंग हुई है नहीं हुई, लेकिन वहाँ जेसीबी भी चल पड़ी है, वहाँ सोपे वगैरह भी रखे जा चुके हैं। और तो टेंट लगाने के लिए जो जेसीबी गड्ढे खोद रही है। और जो आपके एक साथी रिपोर्टर तो वहाँ अभी रिपोर्टिंग भी कर रहे थे जब मैंने देखा, और जो उसमें सफाई वगैरह का भी कुछ काम चल रहा है। और तो इसका मतलब ये है कि रामलीला मैदान में शपथ की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जो है नाम जो है अभी अपना कोई भी नाम। लेकिन कल मैं एक बड़े सीनियर अधिकारी से बात कर रहा था, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि रामलीला मैदान में तो कहीं हो जाए शपथ ग्रहण, रामलीला मैदान में नहीं हो सकता, क्योंकि रामलीला मैदान का जो नाम है ना वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। तो रामलीला मैदान में नहीं हो सकता है। जो सबसे ज्यादा संभावना है वो है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण हो। ये जी इस पे मैं आपको एक बहुत जबरदस्त, अगर ये रामलीला मैदान में ये होता है, ये एंटी करप्शन मूवमेंट की जगह है, जहां से अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू हुआ था, जहां से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का टू बी तो यहां से एक मैसेज जाएगा कि यही अरविंद केजरीवाल जो एंटी करप्शन मूवमेंट का फेस बन गए थे, जिसको आपने वोट डाल के 3 बार जिताया, वही अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष जी और बाकी लोग वो जेल में है। क्यों? 2600 करोड़ शराब घोटाला, फिर वो शीश महल,
और ये चीजें बिकॉज ये एंटी करप्शन मूवमेंट के साथ जो है एक मैसेज जाएगा, ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत बड़ी मैसेज चली जाएगी इस अच्छा, मैं ये जो रामलीला मैदान हाँ, के, मैं क्या आपको लगता है कि रामलीला मैदान के इतर क्या जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर भी ये हो सकता नहीं, है? वो मैं पहले रामलीला मैदान जी पे बताऊं। जी जी ये जो है, मैं भी क्या कोई भी सहमत नहीं कि रामलीला मैदान अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। आपको रामलीला मैदान की हिस्ट्री बता दूं मैं। ये वो स्थान है, ये जो है पांडव काल के दौरान ये इंद्रप्रस्थ गांव का तालाब होता था। आपको ये भी बता दूं, उसके किनारे हनुमान जी का मंदिर है, आज भी वो मंदिर है। पहले छोटा सा मंदिर था, अब बड़ा मंदिर बन गया। और जो दिल्ली में यहाँ पर ही रामलीला मंचन की शुरुआत हुई थी, भगवान राम की लीला की शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो ये तो भगवान राम से जुड़ा हुआ स्थान है ये किसी और से स्थान नहीं। और भाजपा तो भाजपा ने तो वर्षों तक राम के नाम पर राजनीति की है। अभी भी आपको पता है, हम उनको लाएंगे जो भगवान राम को लाए हैं जी। और तो इस बात से कोई ऐसा बीजेपी को गुरेज नहीं है कि रामलीला मैदान उससे है हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो रामलीला मैदान में हो सकती है। एक मैं रामलीला मैदान सर आधिकारिक पुष्टि मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया कि सुबह सुबह पूरी ऑफिसर्स की पूरी टीम वहाँ गई है। मौका को मैंने, क्योंकि बैठक सर 3 दिन पहले हो चुकी थी, एलजी साहब के यहाँ बैठक हुई है, तमाम सारे ऑफिसर्स थे, उसमें उनको कहा गया कि आप ऐसे तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद ये अचानक बदला है, तो आज सुबह सुबह वो टीम गई है, मुआयना सब सारी चीजें हो गई है, इसलिए रामलीला मैदान ही है। अच्छा सुमन भाई देखिए, संजय काव जी ने और डबा जी ने रामलीला मैदान के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक मैं जानकारी और देना चाहता हूँ कि जब इमरजेंसी हटी थी उस दौरान जो सबसे बड़ी जनसभा दिल्ली के अंदर हुई थी कि इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंकना है, वो रामलीला मैदान में हुई थी। और मैं आपको बताऊं बड़ी मजेदार वाली बात कि जयप्रकाश नारायण वहाँ पे जनसभा करने वाले थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सब कुछ आने वाले थे, और वो मीटिंग सक्सेस ना हो, दूरदर्शन ने उस दिन बॉबी फिल्म चलाई थी। अच्छा, बॉबी फिल्म जो थी वो सिनेमा घरों में चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने स्पेशल एफर्ट्स करके वहां पे बॉबी फिल्म चलाई थी। लेकिन हालात ये थे कि रामलीला मैदान और उसके आसपास लाखों लोग थे। मैं बचपन में छोटा था, मैं उस कुछ देखने गया था, अपने फादर के साथ गया था, तो वो बॉबी फिल्म सब कुछ फेल हो गई थी। तो वो तो एक विप्लव की जगह है, वो तो क्रांति की जगह है। उसको अगर हम अरविंद केजरीवाल से जोड़ेंगे तो वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो रामलीला मैदान का सदुपयोग किया है। लेकिन तो एक बात है ना कि ये तमाम चीजें राजनीतिक रैलियों के बाद अगर कहीं पर किसी ने शपथ ग्रहण की एक पूरी जो ये रस्म जो शुरू की, वो तो अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने 3 बार जो भी शपथ ली, तीनों बार उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ली। तो ये जो एक अलग जो दिया उन्होंने, वो तो जो ग्लैमराइज किया रामलीला मैदान को और दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण का स्थल बनाया, वो तो अरविंद केजरीवाल ने बनाया। उससे पहले तो दिल्ली सरकार या तो राजनिवास में शपथ लेती थी या कहीं और शपथ ले लेती थी। हाँ कुणाल जी, मैं एक बात और ही बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान पर शपथ ली थी तो मुझे तो लगा था कि हिंदुस्तान के अंदर सतयुग शुरू हो चुका है। और उन्होंने जो गीत गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, तो मैं तो हैरान था। मुझे वाकई में मेरे शरीर के अंदर, मैं क्या दिल्ली के अंदर ये आवाज़ होने लगा था कि अब जो ना, हाँ, जो रोंगटे खड़े होने वाली बात है, जब उन्होंने बोला था कि वाकई में लगा था कि अब सतयुग का शुरुआत हो चुकी है और भ्रष्टाचार वगैरह खत्म हो जाएगा और दिल्ली वाकई में जानदार और शानदार नागरी बन जाएगी। लेकिन अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम सब कुछ कई बार बोल चुके हैं। लेकिन ये है कि ये बात तो पक्का है कि सही आप जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह शुरू किए थे, उसके पहले और उसके बाद अब कभी नहीं हुए। अगर ये होता है, बाय द वे, वैसे तो और भी स्टेडियम्स की बात चल रही है, अगर वो होता भी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो वाकई में ऐतिहासिक नहीं, वो तो पौराणिक है। रामलीला मैदान, अब से उन्होंने बताया रामलीला होने लगी थी, तो जो रिकॉर्ड है ये थी मुगल्स पीरियड के अंदर वहाँ रामलीला शुरू हो चुकी थी, वहाँ मतलब दिखती थी। हो सकता है उससे पहले की भी हो, क्योंकि वहाँ पे सरोवर वाली जो बात है तो वो तो ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक है तो ठीक है, अगर वहाँ होता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये है कि बीजेपी को डिसाइड करना है कि वो कहाँ पे करे। तो मुझे लगता है कि रामलीला मैदान अगर करते हैं, क्योंकि सुमन जी बोल रहे हैं और वो हमारे बहुत ज़्यादा खुराफी नहीं, खुफिया रिपोर्ट नहीं, खुफिया रिपोर्ट, खुफिया सुमन, देखिए खुराफाती सुमन नहीं बोलूंगा मैं, खुफिया सुमन बोलूंगा। तो खुफिया सुमन अगर ओके बोल रहे हैं और हमारे डबाजी चूंकि वहीं से निकल के आए हैं, भी उन्होंने बोला कि बुलडोजर वहां चल रहा है और कुर्सियां बैठ चुकी हैं, सोफे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ मामला वो चलिए संजय झा जी को मैं यहाँ पर जोड़ूंगा। संजय झा जी, एक बात बताइए कि ये सब जो तैयारी होती है और तैयारियों की बात है, दूल्हा बना नहीं,
यहाँ पर दूल्हा का और सारी चीजें हो गई। वो कई बार कहा जाता है कि बच्चे को पैदा होने से पहले उसकी अगर आप तैयारी कर लें तो बहुत अच्छा, उसको शुभ संकेत नहीं माना जाता है। तो पहले दूल्हे का नाम तो अनाउंस हो जाए। यहाँ तो दूल्हे का नाम अनाउंस नहीं हो पा रहा है, तो दूल्हे का नाम अनाउंस नहीं हो रहा है और शादी की तैयारी हो चुकी है। तो अब ये शादी की तैयारी तो हो गई, दूल्हा कौन बनेगा ये कैसे होगा? बिना दूल्हा के वो सेहरा लाने का क्या मतलब है? जी, मेरा कहना है कि अगर इतनी भव्य तैयारी हो रही है तो कहीं न कहीं अंदर खाने दूल्हे का नाम तो तय हो रखा है, भले ही इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो जिस हिसाब से एक व्यापक तैयारी हो रही है और अभी तक नाम नहीं आया है, तो हम मान सकते हैं कि अगले 2 दिनों में नाम भी आ जाएगा। और कहीं न कहीं देर लगी है, नाम 12 थे या 16 थे, वहाँ से घट के 1 सीएम 6 कैबिनेट, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इतनी बड़ी तैयारी अगर रामलीला मैदान में हो रही है तो ये एक शुभ संकेत है। ये नाम कभी भी आ सकता है। जैसा मेरे मित्रों ने कहा कि रामलीला मैदान एक अच्छा ग्राउंड है, आपने कहा कि 3 बार केजरीवाल जी ने वहाँ शपथ ग्रहण किया है। मेरा ऐसा मानना है कि 3 बार केजरीवाल जी ने जरूर अच्छी जीत हासिल की, शपथ ग्रहण किया। लेकिन अगर भाजपा उसी स्थान पर अपने दिल्ली के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण का आयोजन करती है तो इसका मतलब ये भी है कि जो पूरे दिल्ली में और देश भर में आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन का क्रांतिकारी नारा था, उसका अंत भाजपा ने किया है। तो शायद एक बेहद सुखद अनुभूति के साथ ये चेंज का संदेश भाजपा वहीं से देगी। इसीलिए उनका प्रेरोगेटिव है, कोई भी स्टेडियम तय हो सकता है, रामलीला मैदान में जाना भी बेहद उचित है। जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काफ़ी एक्टिव है, मैं उसे ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी जो है वो आने वाले सीएम और कैबिनेट को ओवर पावर करने जा रही है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को दिखाना है कि हम बेहतर कर सकते हैं। वो एक बहुत ही प्रेशर में 10 साल उन्होंने काम किया है। उन्होंने बैकफुट पे रह के किसी तरह 10 साल बिताया है। अगर ब्यूरोक्रेसी को बैकफुट पर रहे हैं या फ्रंट फुट पर रहे हैं, आप क्योंकि उनको तो पूरा का पूरा सहयोग मिला हुआ था उपराज्यपाल साहब से, तो ऐसा तो था नहीं क्या कि वो बैकफुट पे थे। जी, आप ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें एलजी का अपर्दहस्त था, उस हिसाब से भी वो पिसते तो जरूर थे। कहीं न कहीं केजरीवाल और एलजी के बीच जिस हिसाब से इस ब्यूरोक्रेसी ने 10 साल निकाला है, और मैं जो अब सचिवालय अब जा रहा हूं चुनाव के परिणाम के बाद, तो हर व्यक्ति रिलीफ की सांस लेता नजर आ रहा है। वो पुरानी चीज याद करते दिखते हैं कि पहली बार 15 में कैबिनेट बनी और हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे तमाम सेक्रेटरी जब हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुंचे तो पहली ही मीटिंग में कैसे उन्हें जलील कर दिया गया। उन्हें लगता था कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कोई प्लान बताएं, लेकिन मंत्री कमरे में पहुंचते ही अधिकारियों को जलील करते थे। तो उन्हें वो सब पुरानी बातें याद आ रही हैं। अभी जो है, जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने बैठक ली है, उन्होंने 2-3 तरह के प्लान बनाने कहे हैं। एक उन्होंने 15 डेज प्लान कहा है, एक उन्होंने 30 डेज प्लान कहा है, और एक 100 डेज प्लान बनाने कहा है। तो मेरा मतलब है कि ये सारे पॉजिटिव एक्शन हैं। उनके पास अथाह चैलेंजेज है, इतने सारे वादे उन्होंने कर रखे हैं। महिलाओं को 2500 रुपए देने हैं, इतना थोड़ी है। जून आते आते पूरी दिल्ली में जल भराव शुरू होगा। उनके लिए तो दिल्ली को वाटर लॉगिंग से बचाना तुरंत 3 महीने के अंदर। लेकिन जाजी वही तो सवाल है कि दूल्हा कौन? दूल्हा तैयार नहीं है आपका। ये दिक्कत ये है क्या कि मंत्री होगा नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं। ब्यूरोक्रेसी से अगर चलानी है सरकार, तो फिर इतना तामझाम, इतना चुनाव प्रचार, इतनी सारी चीजें करके चुनाव के नतीजे आ गए 8 तारीख को, आज है 17 तारीख, पूरे का पूरा 10 दिन हो गया है। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को तो आ जाएगा, लेकिन फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। मेरा सुन तो लोन भाई, सेम डे बैठक होने वाली, सेम डे कैबिनेट की बैठक होगी। मैं हर बार होती है, हर जगह होती है। उसमें क्या भाई, 4 जितने घोषणाएं की गई है जो अभी नया क्या है? केजरीवाल साहब ने भी अगर शपथ ली थी तो पहले दिन ही उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की थी। अभी वो जो भाई, अभी जो ऑफिसर को ये 15 डेज की सर जो चर्चा कर रहे थे, आज शाम तक ही उनको रिपोर्ट देनी है सर। उसमें से कुछ रिपोर्ट अभी उस पे शाम तक क्या क्या होगा वो सब तैयारी कर ली जाएगी। एक बात बताइए ना कि ये रिपोर्ट बनवा कौन रहा है?
कौन बनवा रहा है? मुख्यमंत्री है नहीं, बनवा कौन रहा है? ये हाँ, तो बात यही है क्या उपराज्यपाल क्या मुख्यमंत्री को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? और अगर कर सकता है तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि कैबिनेट का हेड मुख्यमंत्री होता है। बिना मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन के कैबिनेट का एजेंडा अगर तैयार हो रहा है तो फिर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? कुणाल भाई, समझने की जरूरतें हैं। ये दिल्ली उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, ये दिल्ली है। यहाँ दिल्ली में जो भी कुछ होगा ऊपर नीचे से ही होगा। और वहाँ एलजी साहब पहले से दुकान अपनी संभाल चुके हैं। एलजी साहब ने अपने नाम सब दे दिए, तो सारी तैयारी वो करवा रहे हैं। सिर्फ उस दिन बैठक होनी है, आयुष्मान कार्ड आपको मिल जाएगा, महिलाओं वाला जो है वो भी डिसीजन उसी में होगा। एक कुछ बस मास्टर्स वगैरह का कुछ और भी वो भी मांगा गया है, वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से 5 चीजें ऐसी है जिसमें उस कैबिनेट में अप्रूव करके दे दिया जाएगा। ये तैयारी पूरी हो चुकी है। और जहां दूल्हा बाराती, भाई दूल्हा को तो सिर्फ बैठना है, दुल्हन तो डांस तो हम लोग को करना है। दुल्हन तो की दुल्हन तैयार है, दूल्हा का इंतजार है। बस सत्ता की दुल्हन तैयार है, सिर्फ दूल्हे का इंतजार है। दूल्हा घोषणा करना और वो घोड़ी पे आकर बैठ जाएगा। भाई उसको कुछ करना है, उसको शादी करनी है और तैयारी तो नहीं। एक चीज और मैं जोड़ता हूं। ये बात मुझे इसलिए थोड़ा सा पूछना पड़ रहा है। ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि एक पूरा जो तंत्र है, जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसकी एक पूरी तय प्रणाली है। उसके हर चीज की खूबसूरती है। अगर कैबिनेट बनाया जाता है तो कैबिनेट का हेड मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगर कैबिनेट का कोई भी एजेंडा बगैर मुख्यमंत्री के तैयार हो रहा है और बगैर उस कैबिनेट मंत्री के तैयार हो रहा है जो कि उस कैबिनेट पद पर आकर के बैठने वाला है भविष्य में, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठाया जाएगा कि आखिरकार ये जो पॉलिसी है। नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रहा हूं सुमन, मैं सिस्टम की बात। हाँ, आपको पता है कि कैबिनेट के जितने डिसीजन थे सबको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया गया। तो अब ये देश की राजधानी है और यहाँ पूरी सिस्टम कैसा 2.5 साल से आप देख रहे हैं ना। 2.5 साल में जितने अतिथि खुद यहाँ रही, केजरीवाल साहब खुद यहाँ रहे। केजरीवाल के यहाँ तो मंत्रिमंडल बैठकें नहीं होती थी, फाइलें चली थी। ये अगर लेते भी थे तो वो होता क्या था, मैंने ये कहा हुआ, ये वहां तक जाते जाते फाइल में कुछ नहीं है भैया। तो इसलिए आप ये समझिए, एक बेहतरी की बात भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ सिस्टम किसको करना है। यहाँ जो मुख्यमंत्री है उसको एक चपरासी तक अपॉइंट करने के पावर नहीं है, हक वो सिर्फ जो नया आएगा उसको भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है भाई। तो ये मतलब कि ये इसमें जोड़ना चाहता हूं। क्या एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री हम बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या संजय कुमार झा जी, क्या एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री होगा? ये प्री कंक्लूजन करना उचित ही नहीं है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, काम करने का तरीका होता है। भाजपा में कई ऐसे नेता हैं, चुन के आए हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली से काम करना भी आता है। दूसरी बात यह है, सबसे अहम क्या है कि आम आदमी पार्टी ने पब्लिक के लिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी, उन्हें सीधा लाभ मिलता था। जैसे बिजली पानी में छूट मिलती थी। भाजपा ने ढेर सारे अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा कर रखी है। तो पब्लिक की नज़र इस पे नहीं है कि कितना बड़ा फेस है, क्या जितने प्रॉमिसेस किए गए हैं क्या भाजपा उसे पूरा करती है। तो नज़र इस पे सबसे ज़्यादा है कि प्रॉमिसेस पूरे हों। अगर महिलाओं को एक 2500 रुपये देने की बात है तो वो ये कार्यक्रम पूरा कर सके। अगर आरोग्य निधि 5 लाख दिल्ली सरकार की और केंद्र की योजना भी लागू होगी, तो अगर वो 10 लाख की योजना है तो पब्लिक की नज़र इस पे है कि क्या 10 लाख का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ कवर उन्हें मिल रहा है। तो सारी दिल्ली की जनता जो है वो अपने एडवांटेज, अपनी सुविधाओं की तरफ जा रही है। अब आपको लगता है मैं आप तक आऊंगा, मैं आप तक आऊंगा। ये बताइए कि संजय झा जी कि आप किसको देखते हैं मुख्यमंत्री, और आपको लगता है क्या कि मंत्री परिषद जो बनेगा उसमें किसका फुटप्रिंट होगा, क्या छाप क्या दिखाई देने वाली है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। सबसे हमारा सवाल यही रहेगा। हाँ, मैं ऐसा देखता हूं कि वहां एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट दलित चेहरा जरूर आ रहा है, उसे सम्मान भी दिया जा सकता है। कैबिनेट के अलावा डिप्टी सीएम बनने का चांस भी दलित चेहरे को रहेगा। एक सरदार चेहरा भी इतना बढ़िया रहेगा कि दिल्ली की जनता के अलावा वो पंजाब तक वो कोई असर छोड़ पाएंगे। उसी प्रकार एक पूर्वांचल का भी चेहरा होगा जो दिल्ली की पूर्वांचल पॉपुलेशन के अलावा तुरंत अगले जून में ही संभावित बिहार चुनाव तक उसका असर होगा। उसी प्रकार यहाँ के सभी तरह के
गुटों और कास्ट समीकरण को देखते हुए एक बेहतरीन कैबिनेट 6 सदस्यीय बनेगा। और जितनी प्रॉमिसेस बीजेपी ने कर रखी है वो अधिकतम प्रॉमिसेस पूरा करने की तरफ ये तुरंत ये नई कैबिनेट बढ़ेगी। विनोद अब्बास जी, आपके पास तो लिस्ट भी है, तो आज उसको आप उजागर कर दीजिए कि क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनना है। अब तो चूंकि हम इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में, मुख्यमंत्री कौन और 6 मंत्री कौन, आपको क्या लगता है किस तरीके का फॉर्मूला, किस तरीके का फुटप्रिंट दिखाई करेगा? जी, मैं नाम के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि है ना, लेकिन मैंने पहले भी कई बार आपके साथ चर्चा में बोला है कि आपकी बात को मैंने आगे जी, आपने महिला मुख्यमंत्री बना दिया है। जी, बनने जा रही जी, है और सभी बिरादरी और जो वर्ग के लोग उसमें एक को सबको हिस्सेदारी मिले। देर उसी में लग रही है कि बिरादरी के कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुन नहीं पा रही है बीजेपी। नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दिल्ली में जो अभी 48 ये MLA हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आला कमान में जाके आंख दिखा दे, जिसका अगर नाम कट गया तो नहीं मैं ये नाराज हो जाऊंगा, मैं ये कर दूं, किसी की कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जी। और दूसरी बात, अभी कुणाल जी आप कह रहे थे जो कि आदेश कौन दे रहा हाँ, काम हाँ, करने हाँ, के, मैं उस पर थोड़ा जल्दी जो मेरी जी, मेरी जो समझ है वही बता रहा हूँ। देखो, अधिकारी खुद ही बोलते हैं कि हम तो राज के पूत हैं, हाँ, जिसका राज हम उसके साथ रहते हैं। हाँ। जैसे अभी आदेश की जरूरत नहीं होती है अधिकारियों को, अधिकारी जो है ना, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उसकी नीति रणनीति सबका उसको एहसास और मालूम होता है। जैसे बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया था तो उसी के आधार पे इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है अधिकारियों ने, और जैसे पहली कैबिनेट होगी उसमें अपने अपने प्रपोजल रख देंगे, जो कैबिनेट सहमत होगी वो पास हो जाएगा, नहीं तो पेंडिंग में पड़ जाएंगे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन और मंत्री कौन और फॉर्मूला क्या है? कुणाल जी, कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप हमेशा में उलझाते हो। नहीं उलझाना उसमें हमारा काम है। हमें पब्लिक हमसे पूछती है ना। देखिए पब्लिक, हाँ दर्शकों, मेरा आपसे गुजारिश है, अब 2 दिन और रुक जाओ। 10 दिन हो गए तो 2 दिन और रुक जाओ। हम पत्रकारों की तो नौकरी है, हमें तो ड्यूटी करनी होती है। आज हम बनाएंगे कि महिला बनेगी, कल हमने बनाया कि जाट बनेगा, परसों बनाया कि वैश्य हो सकता है, तो ये तो एक परंपरा चल रही है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर जात और बिरादरी और धर्म का मामला नहीं काम करता, लेकिन मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो भी कैबिनेट बनेगा उसका असर पूरे देश पे जाएगा। यहाँ पे जो कास्ट की राजनीति होती है, जाति की राजनीति होती है, वर्ग की राजनीति होती है, वो उसका असर पूरे देश में होगा। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बीजेपी और RSS और साथ में बीजेपी से जुड़े सारे बड़े बड़े नेता वो कास्ट और धर्म और रीजनल को बड़ा बड़ा ध्यान में रखते हुए कैबिनेट को बनाएंगे। अब कोई भी हो सकता है। देखिए, अब आप जैसे बात हो रही है कि भाई ये मुख्यमंत्री, हम बता फलाना मुख्यमंत्री बनेगा, हम मान के चलते हैं कि हो सकता है ये बनिया बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन बनिया तो बहुत सारे MLAs हैं, तो उसमें से भी कोई बन सकता है, सिख में से भी बन सकता है, तो अलग अलग ऐसे बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी होती है वो अब ये है कि वो दिल्ली का विकास कैसे करे। और बस मेरा मानना ये है कि 2 दिन और रुक जाए हम, और 2 दिन में मामला साफ हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होगी, पुरुष होगा, जाट होगा, वैश्य होगा, सिख होगा, ये सब 2 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए, पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन यही बात है संजय काऊ साहब कि ये पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो रही, और पिक्चर क्लियर होगी तो आपको लगता है क्या कि ये जो पिक्चर है वो कोई चौंकाने वाला पिक्चर होगा, या पिक्चर लगभग जो हम सोच रहे हैं, जो 4-10 चेहरे सोच रहे हैं उस तरीके का कुछ होगा? क्या कुछ होगा? आपको पिक्चर दिखती कैसे है, क्योंकि अभी तक तो पिक्चर रिलीज होने में थोड़ा टाइम है। नहीं कुणाल जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। एक बात, देखिए पिक्चर कैसी होगी, क्या होगी, उसमें कितना मसाला है, कितना उसमें स्टंट है, वो सब कुछ बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। ये इन्होंने रोक के रखा है। एक तो ये 2-3 जो सर्कमस्टांसिस हो गए उस वजह से, बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है कि कौन CM बनाएगा, कौन डिप्टी होगा, कौन स्पीकर बनेगा, कौन चीफ व्हिप होगा और कौन बोर्ड के और कॉर्पोरेशन के नेता अध्यक्ष बनेंगे। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस ये कि अब उनको सिर्फ बताना भर है। मुहूर्त जैसे राजनिवास से फैक्स प्रेसिडेंट हाउस में जाएगा, तो क्लाइमेक्स लोगों को पता लग जाएगा मूवी का क्या है। लेकिन 2 चीजें कंफर्म है, एक तो महिला और दूसरा 25 से 40 वर्ष के उम्र का एक व्यक्ति कैबिनेट में 101% नहीं 5000% है। अब ये नहीं बताऊंगा कि कौन है, बट ये 101% है। अच्छा सुमन, अब ये पिक्चर का क्लाइमेक्स तो संजय काऊ साहब बताए नहीं, वो कह रहे हैं कि क्लाइमेक्स तैयार है। अब क्लाइमेक्स की जिम्मेदारी आप ही पर है,
कभी आप पर ओपनिंग की जिम्मेदारी मैं डालता हूं, कभी आपको लास्ट ओवर Closing में भी रन करने के बनाना है। तो बताइए कि कौन चेहरा होगा, और आपसे बड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको उम्मीद होती है कि कुछ अंदर की खबर जरूर लेकर के आएंगे। तो जरा आज बता ही दीजिए दर्शकों का थोड़ा जो जिज्ञासा है उसको शांत कीजिए कि क्या मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है और मंत्री कौन बनने जा रहा है। सर कुणाल जी ये भी बताएं कि चीफ सेक्रेटरी और हाँ, उसमें उपराज्यपाल कौन होने जा रहा है, उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी की भी जानकारी देंगे। जी 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 जी। देखिए मित्रों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर हम संभालने के लायक नहीं है, और लेकिन जो क्योंकि भाई ने कह दिया तो छक्का मारने पे तो अब पता ही है मेरे बारे में पीछे हटता ही नहीं। लेकिन एक घटना मैं जरूर जिक्र करूंगा। सहवाग है हमारी टीम। अरे सर, एक घटना मैं इसलिए जिक्र कर दूंगा कि एक मंत्री के पास लगभग 7 बजे शाम में 4 साल पहले मैं गया था दिल्ली सचिवालय में, क्योंकि हम लोग पीएमओ वाले थे तो उधर जाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि यार कितने बजे आ रहे हो? 7 बजे। मैंने कहा 7 बजे आता हूँ। तो जैसे हम 7 बजे वहाँ पहुंचे तो वहाँ सचिवालय का रिसेप्शन बंद, पर्ची भी, उन्होंने बोला नहीं पर्ची भी नहीं होगा। मैं अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ, उस गाड़ी में आप आ जाना। ड्राइवर को भेजा, मैं उस गाड़ी में वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, पहले हम लोग कवर कर चुके हैं सालों तक, तो हमें पता था कि 7 क्या 8 क्या 9 क्या, हम लोग तो जब भी जाएँ वहाँ कार्ड दिखाएं घुस जाएँ। तो भाई साहब हम 7 साढ़े 7 बजे जब वहाँ पहुँचे तो पता चला लिफ्ट भी बंद है। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ और तमाम सारे साथी बड़ी गंभीरता से इसको सुनिए। 7:30 बजे लिफ्ट भी बंद है, सिर्फ एक ही लिफ्ट चल रहा था। 2 लिफ्ट बंद, एक लिफ्ट चल रहा, बोले इस लिफ्ट से आप ऊपर चलो। जब हम पहुंचे तो 8:30 बजे के आसपास उन्होंने कहा क्या पियोगे? तो मैंने कहा भाई साहब जो चाय पिलाते चाय पिले। तो उन्होंने कहा कि यार पियून भी जा चुका है, मंत्री जी बैठे हुए हैं, मंत्री के पीएस बैठे हुए हैं, तमाम सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन पियून जा चुका है। उन्होंने कहा यार मेरे उसमें कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो मैंने उससे पूछा क्या आपकी? तो उन्होंने कहा कि यार जान तो रहे हो 2017 2018 उसके बाद हमारे पास ये अपॉइंट करने का पावर नहीं है कि हम अपना चपरासी भी नियुक्त कर पाए। तो एक अब तो अभी तो सीएम की नियुक्ति पे बात हो रही है, उसको थोड़ी उसको हम मैं इसलिए जिक्र कर रहा था कि भाई यहां मुख्यमंत्री कि क्या मुख्यमंत्री उनके घर से जितने लोग थे सबको हटा दिया गया। तो ये मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा था। अब जहां तक मुख्यमंत्री बनाने की बात है, देखिए मित्रों मैं अभी भी उसी बात पे बिल्कुल कायम हूं। आपके सामने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, याद कीजिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सब कुछ, हरियाणा सब कुछ आपके सामने है, राजस्थान आपके सामने है। हम लोग नाम क्या चला रहे थे, किस किस का नाम चला रहे थे, हुआ क्या? तो इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं भी नाम की जहां तक बात है मैं इस बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं लगातार 7-8 साल तक उस मंत्रालय को कवर कर चुका हूं, उस जगह को भी कवर कर चुका हूं जहां से सिर्फ नाम उसी वक्त आता है, सिर्फ 2 घंटे पहले। क्योंकि मीडिया को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट तुर्क का पत्ता कौन है, ये बिल्कुल पता नहीं। तो अभी जो मंत्री जी के घर पे बैठक हुई है वो सिर्फ इस बात को लेकर बैठक हुई है, वो भी मैं चर्चा कर देता हूं। हर्ष मल्होत्रा जी के घर पे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि देखिए अभी पूरा कार्यक्रम जो होना है उसको कैसे कैसे करेंगे और आप लोगों की ये जिम्मेदारी होगी। नाम किसी को नहीं बताया गया कि कौन क्या कैसे बनेगा, असर कर। हाँ, ये चीज हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को शपथ ग्रहण में स्पेशल इनविटेशन भेजा जाएगा, क्या वो आएंगे कि नहीं? देखिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया तो जरूर जाएगा, इनविटेशन भी दिया जाएगा, और वो कम से कम आ जाना चाहिए। भाई दिल्ली की जनता का सम्मान करें, क्योंकि उनके भी वोटर हैं, उनको भी 22 सीटें मिली है। अब उनके तमाम सारे नेता यहां से भाग भी गए हैं, पता ही रहता है आपको। तमाम सारे नेता यहां से छोड़ के जा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बवाल हो जाएगा। कई सारे नेता जो हैं पंजाब का जाके बैठ गए हैं कि पंजाब में सरकार को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यहां एमसीडी उनके हाथ से जा चुकी है। कल की घटना हमारे आपके सामने है। चलिए हम एमसीडी पर भी एक अलग से करनी पड़ेगा, और तब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात है वो किस तरीके से होगी। जहां तक बात है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या इसका नाम फाइनल हो चुका है या नाम फाइनल होने की कगार पर है? बिल्कुल अगर फाइनल हो भी चुका है तो जो मेरी जानकारी है किसी को भी अभी इस समय तक बताया नहीं गया है। यह बात बिल्कुल 100% सही है। साथ ही साथ कौन मंत्री बनेगा इस पर भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। तो जो 7 के 7 नाम है, बीजेपी के टॉप लीडरशिप में उस पर डिस्कशन जरूर चल रहा है। हो सकता है फैसला भी लिया गया हो, लेकिन उनको बताया गया है जिनके पास ये बनने का, जिनको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री या मंत्री, उन्हें भी नहीं बताया गया है। बात दूसरी है कि क्या संघ परिवार का से रहेगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 19 फरवरी जिस दिन विधायक दल की बैठक हो सकती है, उसी दिन एक तरीके से आप कहिए कि ये हो सकता है कि महज कोइंसिडेंस हो, उसी दिन
संघ के मुख्यालय का उद्घाटन झंडेवालान में होने वाला है। केशव कुंज का उद्घाटन भी उसी दिन होगा जिस दिन दिल्ली विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो क्या यह महज कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे भी कुछ कहानी है? और कहीं ना कहीं उसके बाद इसीलिए 19 तारीख तक चीजों को नहीं रखा गया, शपथ ग्रहण नहीं रखा गया, क्योंकि जो शपथ ग्रहण है उससे आरएसएस मुख्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम टकराए ना, इसके लिए भी प्रभावित ना हो, इसकी भी उन्होंने जानबूझ करके उसको भी रखा है इसको नजर में। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो हर कोई किसी न कोई कनेक्शन पे चलता है। हर किसी को यहां पर मैच हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई बड़ा कंसर्ट हो जाए, कोई भी टिकट लेकर के कुणाल जी खोल रहे हैं भैया टिकट पत्ता लेकर के यहां पर मैच या कंसर्ट देखना नहीं चाहता है। हर किसी को पास का इंतजार होता है। तो अभी जो है, जो 20 जो नेता हैं या विधायक हैं जिनकी संभावना है कि वो मंत्री पद तक जा सकते हैं, मुख्यमंत्री पद तक जा सकते हैं, वो हर चौखट, हर दरवाजे पर जा रहे हैं, हर जगह अपनी हाजिरी बजा रहे हैं। वो चाहे संघ के नेता हैं, उन बड़े उन तक जाएं या फिर केंद्र सरकार और तमाम लोगों के पास जाएं। अब बात यह है कि पास की संख्या है लिमिटेड, डिमांड है ज्यादा, इसीलिए अब हर चीज पर विचार किया जा रहा है कि अगर पास देना है तो किसे देना है और कब तक देना है। तो यह बहुत रोचक है, आखिरी दौर में तय भी होगा और शायद ये जो तय करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी खिंची। कहा जा रहा है कि हादसे की वजह से नहीं हुआ, ये तमाम चीजें बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में थे और तमाम चीजें चल रही थी, इसीलिए कोई भी प्रोसेस रुकता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी 2 दिन का वक्त इसलिए लिया गया है ताकि सारी चीजें इस दौरान फाइनलाइज कर दी जाए और एक साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों के नाम बैठ करके तय कर लिए जाएं, ताकि एक संतुलन भी हो और तमाम समीकरणों को भी झटका ना लगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे किसी नए विषय को लेकर। तब तक दीजिए हम सबको इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।